नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और आज सबसे पहले हम बात करेंगे राम मंदिर की। आज से राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और आज रामलला को जो पोशाक पहनाई जाएगी उसको अर्पण कार्यक्रम का इंतजाम किया गया है। तो देश भर में रामलला के आगमन की धूम है और रामलला के वस्त्रों का अर्पण कार्यक्रम आज लखनऊ में किया जाएगा और यह कार्यक्रम शाम को 5 बजे होना है। अब ये पोशाक पुणे में तैयार की गई है। 12 लाख भक्तों के सहयोग से सोचिए ये वस्त्र तैयार हुए हैं। अब अर्पण कार्यक्रम में सीएम योगी चीफ गेस्ट होंगे। अयोध्या में रामोत्सव की बात करें तो आज प्रायश्चित और उसके बाद कर्मकूटी पूजन, साथ में 22 जनवरी तक ये चलने वाला कार्यक्रम, इसकी शुरुआत हो रही है। तो आज चर्चा की शुरुआत हम राम मंदिर आयोजन, सियासत और संभावनाओं पर करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं योगी आदित्यनाथ का वो बयान जहां उन्होंने दावा किया है 400 सीट जीतने का। प्रधानमंत्री जी का संवाद का कार्यक्रम होना है। प्रदेश के अंदर 3 बड़े रैलियां चुनाव पूर्व संपन्न होनी है और भी अनेक कार्यक्रम आएंगे, लेकिन याद रखना इन सब का मूल होगा पब्लिक से हमारा जुड़ाव और अपना बूथ प्रबंधन। जितना सशक्त होगा, जितना मजबूत होगा, उतना ही अधिक वोटों से हमारा प्रत्याशी विजयी होकर के जाएगा। और इसी विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार इस बार 400 पार, इस बार इस लक्ष्य के साथ हमको निरंतर जाना है, कार्य करना है। तो इस बार 400 के पार ये नारा लगा है योगी आदित्यनाथ ने। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी है, राहुल महाजन जी हैं, समीर चौंकर साहब हैं और साथ ही हमारे हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हैं। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं देवेंद्र पराशर के पास, हमारे पॉलिटिकल लीडर। देवेंद्र, 400 पार का नारा लगा है, ये आंकड़ा किस हिसाब से लगातार बीजेपी तय कर रही है और जनता के सामने लेकर जा रही है? ज़रूर दर्शकों को रहनी चाहिए कि ये बीजेपी का ऑफिशियल नारा नहीं है। जैसे 400 की बात कहना, वो अलग अलग नेता अपनी बातें कहते हैं, लेकिन पिछले दिनों आपने देखा होगा कि इस बात को लेकर कुछ रिपोर्ट भी हुई थी और पार्टी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा असहज और एक तरह से नाराज़ थी कि जब हमारी ये लाइन नहीं, हमने ऐसा कोई नारा नहीं दिया तो ये नारा कहाँ से आ जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो चाहे बीजेपी के नेता हों या कार्यकर्ता हों, उन्होंने एक अपना टारगेट ज़रूर सेट कर रखा है और इस बात को बार बार कहा जाता है कि अब की बार 400 पार हो, क्योंकि माहौल ऐसा है कि बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि बहुत आसानी के साथ वो तो जीत ही रहे हैं और ऐसे में अपने आंकड़े को बहुत ऊंचाई पर लेके जाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि पिछले दिनों गृहमंत्री अमित शाह ने जब बीजेपी की एक बैठक की थी तो उस बैठक में उन्होंने ये कहा था कि इस बार की सफलता हमारी ऐसी होनी चाहिए जो कि ऐतिहासिक हो और हम खुद उस रिकॉर्ड को आसानी से ना तोड़ पाएं, ऐसा रिकॉर्ड इस बार बना देना है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर शीर्ष स्तर से इस प्रकार का संदेश आ रहा हो तो उसके बाद कार्यकर्ताओं नेताओं का जोश कैसा हो जाता है, उसके हिसाब से उन लोगों ने अपने टारगेट सेट कर रखे हैं। कुल मिलाकर अपनी अच्छी स्थिति और अपोजिशन के खस्ता हाल को देखते हुए बीजेपी के नेता ये मानकर चल रहे हैं कि रिजल्ट जो आएगा वो बहुत मुफीद रहेगा। उसी हिसाब से ऐसे आप सुन रहे हैं। हर्षवर्धन जी, ये 400 पार का जो नारा है ये पार्टी का नहीं है, लेकिन जो नेता है वो लगातार इस नारे को दोहराने जनता के बीच लेके जा रहे हैं। अब ये जो ईंधन मिल रहा है, ईंधन कहाँ से आ रहा है? क्या ये अयोध्या राम मंदिर कहाँ का ईंधन है? आखिरकार किसका असर दिख रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत भ्रम नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य 350 से 400 सीटें जीतने का है। उनके नेता भले ही अभी ये औपचारिक नारा नहीं आया हो, लेकिन बार बार अलग अलग कार्यक्रमों में छोटे बड़े नेता ये बोलते हैं। जब उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पार्टी की लाइन, पार्टी की इच्छा, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस नारे को जमीन पर उतारने की कोई स्थिति है? तो हम अगर भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग राज्यों में मत प्रतिशत को देखते हैं तो ये दिखता है कि कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी 100% सफलता हासिल कर रही है। विशेष करके वो हिंदी पट्टी के राज्य हैं जिनको हम कहते हैं कि उत्तर भारत में जो हिंदी भाषी राज्य हैं। अब इसके अलावा क्या किस राज्य में बढ़ सकती है? तो हम दक्षिण भारत की बात करते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक को छोड़कर लगभग गायब है। तेलंगाना में उसका मत प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन अभी भी आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, वहां पर वो पूरी तरह से साफ है। एक तरह से कहें कि उसके पास कुछ वहां है नहीं, तो वहां कितना वो बढ़ पाएगी? और जो सबसे बड़ी बात है, जिन राज्यों में 100% सफलता हासिल की, जिसमें हम कह सकते हैं कि गुजरात है, मध्य प्रदेश है, लगभग छत्तीसगढ़ है, लगभग राजस्थान है, लगभग दिल्ली पूरी है और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ी सफलता है, क्या उसको मेंटेन करते हुए जहां जो थोड़ा बहुत गैप बचा है उसको पूरा कर पाएगी? जैसे उत्तर प्रदेश में अगर 14 में वो 71 + 2 73 जीती,
फिर 19 में 62 + 2 64 हो गई, तो क्या इस बार फिर से वो 75 पार जाएगी? बिहार में जहां वो जनता दल यूनाइटेड के साथ 40 में से 39 सीटें जीत लेती है, तो क्या इस बार वो जनता दल यूनाइटेड नहीं है, उसके आसपास पहुंचेगी? 22, 25, 30 कितनी सीटें पाएगी? अगर इसको देखें तो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य एक तरह से कहें कि वही दिखता है कि कैसे 350 से 400 की तरफ जाएं। उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि 303 पे भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और लगभग वो राज्य जहां उसकी ताकत बहुत ज्यादा है उसमें 100% सफलता उसने हासिल की है। नई जगहों पर कितना बेहतर वो कर पाएगी, महाराष्ट्र कितना अच्छा होगा, बंगाल में कितनी सीटें वो जोड़ पाएगी या वहीं रह जाएगी, ये सब कुछ तय करेगा। लेकिन निश्चित तौर पर जब योगी आदित्यनाथ बोले या कोई बड़ा नेता बोलता है तो कार्यकर्ताओं को उत्साह बनता है और फिर सबके ऊपर राम आ रहे हैं, राम आएंगे, मंदिर वहीं बना है, मंदिर वहीं बनाया है, ये सब कुछ उसमें जोड़ता हुआ दिखता है। राहुल जी, अब आज तो देखिए जानते हैं कि जो प्राण प्रतिष्ठा की पूरी तैयारी शुरू हो गई। हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं लगातार किस तरह से खास पर जो वस्त्र है जो रामलला को पहनाए जाएंगे उसको भी आज दिया जाएगा। मंदिर में तमाम जो कार्यकर्ता जुड़ेंगे, योगी आदित्यनाथ भी वहां पर जाएंगे। लेकिन यूपी से शुरुआत करते हैं। यूपी में तो 80 सीटें हैं, अगर 80 की 80 सीटें जो टारगेट रखा जाए तो अचीव कैसे करेंगे? क्या जो अयोध्या से जो रास्ता निकलेगा क्या ये मुमकिन कर पाएगा, या सिर्फ राम नाम पे ही 80 का टारगेट पूरा होगा या फिर 400 का टारगेट? देखिए, दोनों चीज़ें होंगी। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ राम नाम पे ये सब कुछ पूरा हो जाएगा। ये ज़रूर है कि उस वक्त जो माहौल रहेगा, क्योंकि ये जो माहौल है ये अभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ये प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि ये सारा कुछ खत्म हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये जो है लगातार चलेगा। उसके बाद लोग वहाँ पे जाएंगे। बीजेपी ने भी अपने कार्यक्रम बना रखे हैं, किस तरह से लोगों को वो रामलला के दर्शन के लिए लेके जाएगी। तो एक माहौल जो है वो चुनावों तक और उसके बाद भी चलता रहेगा। ये तो एक तो इस माहौल में बीजेपी को लगता है कि उसको फायदा होगा और होगा भी, ऐसा नहीं सिर्फ उनको लगता है। दूसरा ये भी है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, आप देखिए उत्तर प्रदेश ने लगातार अपने आप को, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे इंडस्ट्रीज का मामला हो, आप पूरे आंकड़े उठा के देख लीजिए किस तरह से विकास हुआ। उसने तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया अपने विकास के दर में। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश का पिछले कुछ समय में विकास हुआ है, जिस तरह से वहाँ पे योजनाएं लागू की गई हैं, जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हुई हैं, उसका भी प्रभाव जो है आपको इन चुनावों में देखने को मिलेगा। और बीजेपी को की जो लड़ाई है वो और आसान तब हो जाती है जब आपको जो विपक्ष का एक गठबंधन है उसमें दरारें दिखती हैं। जैसे मायावती अब जो है उस गठबंधन से में शामिल नहीं होंगी, वो अलग चुनाव लड़ेंगी। तो मायावती के अलग चुनाव लड़ने से क्या होगा, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के ही वोट काटने वाली हैं। तो ऐसे में बीजेपी को लगता है कि जो 10 सीटें उन्हें पिछली बार उनसे चली भी गई थी, 10-12 सीटें, वो भी वो गेन कर जाएंगे, वो भी वो निकाल के ले आएंगे। और आप कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस में राहुल गांधी जो है वो उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं, वो केरल से चुनाव या उस साइड से लड़ेंगे। जो बात प्रियंका गांधी की भी बार बार हो रही है, जो चर्चाएं चल रही है लड़ेंगी या नहीं, वो भी जो है साउथ से चुनाव, कर्नाटक से या जो है केरल से चुनाव लड़ने की उनकी बात हो रही है। तो सारी जो इंडिकेशंस है वो ये दिखाती है कि उत्तर प्रदेश में जो आंकड़ा है बीजेपी का पिछले चुनाव 2019 में, उससे बढ़ने की ओर वो आंकड़ा जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो बीजेपी ने अपनी रणनीति साफ की हुई है। उन्होंने जहां तक दक्षिण के राज्य हैं उनमें भी अपनी रणनीति साफ की हुई है कि उन्हें वहां पे किस राज्य से कितनी सीटें चाहिए, और बाकी राज्यों में भी उन्होंने कैलकुलेशन किया कि उनको कैसे इस 400 के आंकड़े के आसपास जाना। ठीक, आपने जो एक बात कही बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसमें बस जोड़ देता हूं कि नीति आयोग की ओर से पता ही आपको कि एक जो इसमें आया, उन्होंने जो डिटेल्स जिसमें बताया गया कि किस तरह से जो गरीबी रेखा के नीचे लोग रह रहे थे उसमें करीब 24 करोड़ लोग शायद उससे बाहर निकल के आए हैं। और एक ओवरऑल जो उसमें सिनेरियो सामने निकल कर आया उसमें यूपी और बिहार का भी आया कि यूपी और बिहार में कितना डेवलपमेंट हुआ है और किस तरह से वहां पर जो गरीबी रेखा से बाहर लोग निकले हैं। अब इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊं समीर जी, तो राम का जो असर है वो सिर्फ यूपी, उसके बाद बिहार, क्या बंगाल तक भी ज्यादा दिखता? यूपी और बिहार तो दोनों गरीबी के जो मामले हैं उसमें भी बेहतर हुए अगर नीति आयोग की बात की जाए। तो राम का नाम और साथ में गरीबों का कल्याण। निश्चित रूप से देखिए, 22 तारीख को जब राम अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को लोकसभा चुनाव तक वहाँ पर करने वाली है और अपने सभी कार्यकर्ताओं को, लोगों को वहाँ पर दर्शन कराने के लिए बस यात्रा, ट्रेन यात्रा ऑर्गेनाइज कराने वाली है। ये कारण तो रहेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यकाल रहा है 10 साल का, उसकी एक बड़ी भूमिका रहेगी। जिस हिसाब से उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल डिलीवर किया है, सबका साथ सबका विकास किया है और सभी धर्मों और सभी जातियों, सभी वर्गों के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया, मुझे लग रहा है उसका एक बड़ा फैक्टर रहेगा।
और आप उत्तर प्रदेश में अगर देखेंगे तो 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से 6 साल का योगी का कार्यकाल रहा, दूसरे टर्म में भी योगी जी का, वह कार्यकाल उत्तर प्रदेश का जिस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरी कंट्रोल के अंदर आ गई है, वहाँ गुंडागर्दी खत्म हो गई, विकास के जैसे प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू हो रहे हैं। मुझे लग रहा है ये एक बड़ा फैक्टर रहेगा प्रधानमंत्री मोदी और योगी का उत्तर प्रदेश के अंदर काम, जहां उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में भारतीय जनता पार्टी लगभग 80 सीटें जीतने की कोशिश करेगी। और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह तो ये कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं, संगठन के पदाधिकारियों से उन्होंने कहा कि कोई कारण नहीं है कि हम 80 सीटें नहीं जीत सकते, हमें 80 सीटों का टारगेट लेकर चलना है, 1-2 सीटें हार भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है वो 80 सीटें लेकर चल रहे हैं। राम जन्मभूमि के राम प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये एक बड़ा फैक्टर जरूर उत्तर प्रदेश के अंदर आएगा। फिर आप देखो उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे उत्तर भारत के अंदर, फिर वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, फिर बिहार हो, हरियाणा हो, जितने हिंदी बेल्ट राज्य है वहाँ इसका एक बड़ा असर पड़ेगा। और मुझे लग रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए विकास की जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किया है, उसके साथ एक एडिशनल एडवांटेज राम का एक बड़ा भूमिका रहने वाली है। और मुझे लगता है कि इस बार दक्षिण के अंदर भी जो हिंदुत्व की बात भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रही है, केरल के अंदर वह हिंदुत्व की बात कर रही है, कर्नाटका में है, तेलंगाना के अंदर भी विधानसभा चुनाव में जिस हिसाब से हिंदुत्व की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी, मुझे लग रहा है हिंदुत्व का एक बड़ा वोट बैंक दक्षिण भारत के अंदर भी राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने जा रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने 50% का टारगेट सेट किया और जो 400 सीटों का टारगेट लिया है, उसमें एक बड़ी भूमिका राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा और इस मंदिर का निर्माण एक बड़ी भूमिका निभाने जाने वाला है। मैं एक चीज इसमें ऐड करूंगा, देखिए आप अगर भारतीय राजनीति को जोड़ें, देखें पिछले समय में, तो जब भी कोई इमोशनल इशू जो है भारतीय राजनीति में आया है, तो उसमें जो पार्टी वो जिसके साथ वो जुड़ा हुआ होता है, उसमें प्रचंड उसको बहुमत मिला है। ये हमने पिछले अगर इतिहास हम चुनावों का देखें तो भी इससे दिखाई देता है। यहाँ पर सिर्फ ये इमोशनल इशू जो भगवान राम का है वही नहीं है, साथ में एक जो और फिनोमेना हमने देखा है वो ये देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी के अपने नाम पर जो वोट पड़ते हैं, उन्होंने जो अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी अपने नाम के वोटों की बना ली है, वो भी बीजेपी में बहुत ज्यादा ऐड करती है। बिल्कुल। हमारे साथ देवेंद्र भी जुड़े हैं। देवेंद्र जी अमित। देवेंद्र, जो बात यहाँ हो रही थी कि सिर्फ क्या राम का नाम या फिर साथ में जो गरीबों के लिए काम भी हो रहा है, ये दोनों चीजें क्या मिलकर ये रास्ता तय कर रहे हैं? क्योंकि एक तो है कि हम देख ही रहे हैं कि राम लला को लेकर जो सारी और उत्सव का एक माहौल है वो तो नजर आता ही है, लेकिन साथ में जो कल नीति आयोग की रिपोर्ट आई उसने भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट दिया है सरकार को, जहां पर यूपी और बिहार में खासतौर पर गरीबी रेखा से लोग बाहर निकलते हुए नजर आए हैं। अमित, एक कंप्लीट पैकेज है। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर की बीजेपी को देखें और उस सरकार के कामकाज को आप देखें तो आपको उसमें एक कंप्लीट पैकेज नजर आएगा। उस कंप्लीट पैकेज के आधार पर ही 2024 में ये लोग जा रहा है। पैकेज की जब बात करें तो सबसे पहले जैसे आप देख लें कि भारत की विदेश नीति, क्या भारत की विदेश नीति की धमक पूरी दुनिया में है? आज देश में कोई इस बात को मानने से इनकार कर सकता है? नहीं कर सकता है। दुनिया के तमाम नेता इस बात को लेकर बार बार एक तरह से गवाही देते रहे हैं कि भारत की पूंछ कितनी ज़्यादा बड़ी है। कल भी हमने देखा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी की बातचीत हुई है। तो विदेश नीति के बारे में आपने वैसी ही चीज़ देखी। इकॉनमी के बारे में देखें कि ऐसे दौर में जब दुनिया के कई हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में 2-3 युद्ध की विभीषिकाएं झेलनी पड़ी हो, कोविड जैसी महामारी ने पूरी दुनिया को आक्रांत कर रखा था, लॉकडाउन जैसी स्थिति हुई, उसके बावजूद प्रतिदिन अगर आप देखें तो 4 से 5 भारतीय इकोनॉमी से संबंधित ऐसी चमकती हुई तस्वीर आपको दिखेगी जो आपको लगेगा कि यार ये तो कितनी अच्छी चीज हो रही है। और पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए भारत एक तरह से आशा के दीप के तौर पे देख रहा है। तीसरी चीज की गरीबों के कल्याण के लिए जो कुछ भी काम किया जा रहा है, जो कुछ किया गया, ये अभी भी लगातार किया जा रहा है। परसों भी आपने देखा कल की किस प्रकार से ग्रामीण आवास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उसमें इंस्टॉलमेंट जारी किया और ये बताया कि दीपावली तक आप लोग अपने घर में रहेंगे। तो उस पैरामीटर पर आप देख लें, ओवरऑल गवर्नेंस के दूसरे पैरामीटर पर देख लें, स्ट्रेटजी के बारे में देख लें, बीजेपी के कैडर की मेहनत के बारे में देखें। आज भी बीजेपी में 2-2 बैठकें हो रही हैं और बीजेपी का संगठन पूरी तरह से चुनाव में लगा हुआ है। और इन सब के साथ अगर आप जोड़ दें कि लीडरशिप के तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सामने कौन, तो ये सारा कंप्लीट पैकेज है। और उसी का एक प्रमुख हिस्सा ये भी रहेगा, उसी कामकाज का एक प्रमुख हिस्सा है कि जो सांस्कृतिक धरोहर आप बार बार उसको सहेजने के लिए जो कुछ काम करते रहे हैं, उसमें निश्चित तौर पे सबसे चमकता हुआ सबसे बड़ा माइलस्टोन है अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। और वो भी पॉलिटिकल डिविडेंड के तौर पे बीजेपी के लिए काम करेगा ही, खासतौर पर तब जब विपक्षी नेताओं का जो रवैया है वो बहुत विचित्र किस्म का देख रहा है इस पूरे एपिसोड में लेके। मुझे कल कुछ नेता बता रहे थे कि तमिलनाडु में भी लोगों को कम से कम ये समझ में आ रहा है कि अयोध्या में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। तो आप अंदाजा लगाएं कि उस हिस्से में जहां पर इस मंदिर को लेकर वैसी आस्था ट्रेडिशनली ना रही हो इतनी ज्यादा, वहां पर लोगों के बीच अगर इतनी ज्यादा उत्सुकता है और उसके बारे में अगर विपक्षी दलों का रवैया आपको सामने नजर आया कि हम जाएंगे नहीं,
इनविटेशन देने वाले को हमने पहचाना नहीं, हम बाद में जाएंगे, ऐसी चीजें की जा रही हो तो इसका राजनीतिक असर पड़ना तो लाजमी है अमित। बिल्कुल, लेकिन जैसा साहब कि आप बता रहे हैं कि पूरे देश में ही ये बात तो सही है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर तरफ इस वक्त तो राममय है, और ये जो राममय पूरा माहौल बना हुआ है हर्ष जी, क्या ये वोट में ट्रांसफर होगा? बीजेपी या फिर मोदी के खाते में आएंगे वोट? नहीं, देखिए, खाते में वोट आएंगे ये तो तय है, कितने बढ़ेंगे वो सबसे बड़ा सवाल है। और एक जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में सचमुच थोड़ी सी ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। 24 करोड़ 80 लाख लोगों को जब नीति आयोग का डिस्कशन पेपर कहता है कि उनको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाल लिया है, कितने समय में? पिछले 9 वर्षों में। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि एक गरीबी रेखा से हम लोग अक्सर सुनते थे कि बीपीएल नीचे हैं तो कितना प्रतिदिन आय होगी, उस पर अलग अलग कमेटी की रिपोर्ट थी, लेकिन जब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहते हैं तो वो सिर्फ प्रति व्यक्ति आय तक नहीं है, वो घर की महिला को जो भोजन मिल रहा है उसमें पोषण है क्या, न्यूट्रिशन वैल्यू है क्या, जो बच्चा है उसको बल्ब मिलता है क्या, उसके नीचे वो पढ़ाई कर सकता है क्या, फीस भरने के लिए पैसे हैं क्या, उनके परिवार में जो नल पानी है वो नल से आ रहा है या उसको जाना पड़ता है 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर लेने के लिए। उस घर का ओवरऑल अगर हम कहें तो जिसको हम हिंदी में एक शब्द कहते हैं कि समग्र विकास, क्या उस तरफ बढ़ रहे हैं? तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकलने का सीधा सा मतलब हुआ कि 9 वर्षों में 24 करोड़ 80 लाख लोगों को वो सारी सुविधाएं मिली जिनको हम कहते हैं कि मूलभूत सुविधाएं मिले। अब अगर हम इसको देखें तो वो कैसे पूरी हो पा रही है, तो जब नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है, हरदीप पुरी को मैं सुन रहा था कि 1.25 करोड़ सैंक्शन हुए वो सारे घर जो प्रधानमंत्री आवास योजना में है, चाहे वो शहरी आवास योजना हो या फिर ग्रामीण आवास योजना। जिस उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसी उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में 1000 घर, यानी हर जिले में 1000 घर गरीबों को बनाकर दे दिए जा रहे हैं। और जो सबसे अच्छी बात है, जब आपको याद होगा महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री गए तो 10 करोड़वें लाभार्थी के यहां गए, मीरा मांझी के यहां, और वो 10 करोड़वीं लाभार्थी किसकी थी? उज्ज्वला रसोई की, लेकिन उनको घर भी मिला। 5 योजनाओं में वो लाभार्थी थी और एक और योजना उनका आयुष्मान भारत कार्ड बन गया, वो तो प्रधानमंत्री के जाने से खैर बना। अच्छा हो कि अधिकारी हर मामले में इतनी ही तेजी दिखाएं, लेकिन अगर उस घर को आप देखें कोई उसमें अलग से अंगरोगन नहीं किया गया। ऐसा नहीं था कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो जैसे वीआईपी के समय होता है कि थोड़ा कालीन वालीन रेड कारपेट बिछ जाता है, थोड़ा इत्र वित्र छिड़क दिया जाता है, कुर्सी बढ़िया सोफा वोफा लगा देते, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी जो घर मिल रहा है वो मीडिया ने देखा और दिखाया, जो कुछ उनको सचमुच जमीन पर उतरता हुआ दिख रहा है और उसके आधार पर लोगों को वोट मिलता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राम आए हैं तो राम मंदिर नहीं बन रहा है। और उसको सबसे अच्छा तो उसका उदाहरण दिया सीताराम येचुरी, जो कम्युनिस्ट पार्टी के सीपीएम के बड़े नेता हैं। उन्होंने ये कहा कि इतनी चीजें डिलीवर करने के बाद वो राम मंदिर बन रहा है। हालांकि उसको उन्होंने तंज में कहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। तो दरअसल नरेंद्र मोदी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे से समझा कि सिर्फ राम मंदिर की बात आप करेंगे, और हमारे यहां तो हम तो अवध के लोग हैं तो कहते हैं ना कि भूखे भजन न होए गोपाला, तो ले लो अपनी कंठी माला। तो भैया जब पेट भूखा रहेगा, खाने को नहीं होगा, तो कौन कर पाएगा भजन? तो ये सब कुछ करते हुए तब हम भव्य राम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो आस्थावान हिंदू है उसको ये सब अच्छा लग रहा है, और जब मन को अच्छा लगता है तो आपका वो मतदान में परिवर्तित होता ही होता है। ये कोई बहुत बड़ा, जिसको हम कहें कि सीक्रेट नहीं, कोई रहस्य नहीं। तो मतलब ये कि सिर्फ राम का नाम नहीं, साथ में काम भी है, और राम राज्य जिसका जिक्र हमेशा होता है, जिसमें कि काज भी होना चाहिए और साथ ही साथ नाम भी होना चाहिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर के नाम पर अब मोदी विरोधी झूठ भी फैला रहे हैं। क्यों फैला रहे हैं झूठ? इंडिया अलायंस के नेता अब कब बंद करेंगे मंदिर के नाम पर भ्रम फैलाना, इस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए।